और हमारे साथ इस समय पूछता भारत में लाइव है वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, उम्मीद करता हूं आपको आवाज आ रही होगी। आई होप मैम यू आर एबल टू हियर मी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। आई कैन क्लियरली। जी, ये जो 2023-2024 का बजट है स्मृति जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज की बात की गई, विपक्ष कह रहा है, एंड आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, नॉट वेस्टिंग योर टाइम, कि भाई ये जो 7 पॉइंट हैं ये तो पहले भी होते थे। चाहे आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें, रीचिंग द लास्ट माइल, अंत्योदय की बात करें, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और जो अमृत काल के नाम पे वो कह रहे हैं कि सरकार भूमिका बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इस सबको इंप्लीमेंट भी कर पाएगी? स्मृति ईरानी जी। देखिए, ऑपोजिशन के जो मेंबरान ये कह रहे हैं उनसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी तो पहले भी कहती थी टॉयलेट बन रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के बनने के बाद ही क्यों 11 करोड़ से ज़्यादा परिवार को जीवन में पहली बार टॉयलेट नसीब हुआ। अगर आप औसत एक परिवार में 4 मेंबर्स की संख्या पकड़ें तो इसका मतलब 40 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को जीवन में पहली बार इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट तब नसीब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। ये तो पहले भी कांग्रेस पार्टी कहती आई है कि हम गरीबों के लिए इंदिरा आवास बना रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि पहली बार 3 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के लिए मकान मोदी सरकार ने बनाए। ये तो पहले भी कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि हम पानी दे रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि पहली बार 11 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों के घर तक नलके का कनेक्शन अगर किसी ने पहुँचाया तो मोदी सरकार ने पहुँचाया। पहले भी कांग्रेस पार्टी कहती आई है कि हम शिक्षा में बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन 30 साल के अंतराल के बाद पहली बार एक नई शिक्षा नीति आती है जो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात करती है, जो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार होता है। तो आज जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेता अथवा विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उसमें एक बात साफ झलकती है कि उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क था वो मोदी सरकार की उपलब्धियों से सांकेतिक हैं। क्योंकि आज जब बजट प्रस्तुत किया वित्त मंत्री जी ने, तो उन्होंने जीवन के नागरिक के हर आयाम को छुआ। लोगों का ध्यान शायद टैक्स एग्जेम्पशन तक आकृष्ट रह गया होगा, कुछ लोगों ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट की चर्चा शायद की होगी, बहुत लोगों के बीच में इस बात की खुशी है कि महिला के सम्मान में एक नई सेविंग इंस्ट्रूमेंट हमारे देश में स्थापित होने वाली है। बहुत लोग इस बात से खुश हैं कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सेविंग्स में इजाफा हो, इसका प्रावधान निर्मला सीतारमण जी ने किया है। मैं स्वयं इस बात की अभिलाषी थी कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपिटल एसेट्स हैं, उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान होगा। 33% की वृद्धि उसमें हुई। ग्रीन एनर्जी की बात अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी तो इकोलॉजी के बारे में कई बार भाषण देने का आपके सम्मुख अथवा किसी और मीडिया के मित्र के सम्मुख दावा कर सकती है, लेकिन इस सत्य को नकार नहीं सकती कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन मिशन हिंदुस्तान ने तब प्रस्तुत किया जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बने। स्मृति जी, आपने अभी बात किया, you just spoke about the increased capital investment outlay by 33.54%, which has been taken to 10 lakh crore, लेकिन जो कंटिन्यूएशन है ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, सरकार कहती है कि हम 50 साल के जो इंटरेस्ट फ्री लोन है स्टेट गवर्नमेंट्स को हम चालू रख रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं जो हैं आप उसी को नहीं कर रहे। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आरोप लगाती आई और कई ऐसे स्टेट्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना आ जाता है, हमने देखा है कई और स्टेट्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई सरकार लिखने के लिए तो लिख देती है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई अड़ंगा लगा के वो कभी ट्रांसफर नहीं होता। स्मृति जी, देखिए ऐश्वर्या जी, आपने जिन राज्यों का उल्लेख किया वो दोनों राज्य जो हैं विपक्ष की राजनीतिक दलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज अगर वित्त मंत्री जी मान लीजिए बात करती हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ मेनी जॉब्स इन द इकोनॉमी और बात करती हैं ईपीएफओ की मेंबरशिप की जो डबल होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है, क्या इसमें पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के नागरिक सम्मिलित नहीं हैं?
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो भारत सरकार के वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है, जिसको ना तेलंगाना सरकार नकार सकती है ना उसको पश्चिम बंगाल सरकार नकार सकती है। मात्र दो बहुत ही साधारण उदाहरण आपको देती हूँ। आज वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक बार फिर गरीब के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आदेश दिया है कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त का राशन मिलेगा पूरा साल। 2 लाख करोड़ का व्यय होगा, खर्चा होगा, जिसको भारत सरकार खर्चा करेगी, किसी भी राज्य की सरकार से उससे वो वसूला नहीं जाएगा। क्या ये सुविधा बंगाल के नागरिक और तेलंगाना के नागरिक को नहीं जा रहे? इसको तो ये दोनों मुख्यमंत्री या दोनों राजनीतिक दल नकार नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आप कोविड की परिस्थिति में देखते तो देश में 220 करोड़ जो वैक्सीन की डोज है मुफ्त मुहैया कराई गई हर नागरिक को, जिसमें पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के भी नागरिक सम्मिलित हैं। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या कोई भी अंतर नहीं किया गया। एक बार फिर वो पूरा का पूरा बोझ खर्चे का भारत सरकार ने जब उठाया, तो इसको क्या तेलंगाना की सरकार या पश्चिम बंगाल की सरकार नकार सकती है? हमें ऐश्वर्या जी इस बात को याद रखना होगा, कोविड की भीषण परिस्थिति की वजह से विश्व भर में कई इकोनॉमीज हैं जिन्होंने घुटने टेक दिए, और ऐसे माहौल में जहां पर यूक्रेन और रशिया का आप विवाद देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों से उभारते हुए हिंदुस्तान को न सिर्फ 5वीं पायदान पर ले जाना, लेकिन साथ ही हर हिंदुस्तानी को अनाज मुहैया कराना, मुफ्त की वैक्सीन मुहैया कराना, साथ ही बजट में 33% इंक्रीज कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए देना, ये कोई सरल बात नहीं है। तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ ह्यूमेन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस को इस बजट ने प्रस्तुत किया है।